प्रोफेसर सहार अंसारी साहब, मोहतरमा डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा, जनाब आबिद रिजवी साहब, जनाब शादाब एहसानी साहब और खालिद भाई जो शायद नमाज़ पढ़ने गए, और बाकी फुरकान मेरा दोस्त और बाकी जो भी ज़िम्मेदारान यहाँ हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज उर्दू के हवाले से कॉन्फ्रेंस आपने मुनक्कद की है, और ये एक हमारा रिश्ता भी है एक दूसरे के दरमियान। और हमें ये एजाज़ हासिल है आर्ट्स काउंसिल को कि उन्होंने 16 बरस पहले आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया, और आज वो एक इतनी तरोताज़ा और तवाना दरख्त बन चुकी है कि पूरे ग्लोब से, पूरी दुनिया से, अमेरिका से, यूरोप से, हिंदुस्तान से, जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले या उर्दू समझने वाले रहते हैं, उसमें गोरे भी हैं, अरब भी हैं, तुर्किश भी हैं, मिस्री भी हैं, जहाँ उर्दू के शोबे कायम हैं, जापानी उस्ताद भी हैं और चाइनीज़ भी हैं। वो इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में आते रहें, और उर्दू की तरवीज के हवाले से ये दुनिया का सबसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर बन गया। तो ज़ाहिर है कि उर्दू एक, जैसे कि डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं हमारे शादाब एहसानी साहब, और बड़ा काम है इनका उर्दू पे, आपको बता रहे थे। इसी तरह से बहुत कोशिश हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन भी कर दिया कि उर्दू को सरकारी ज़बान करार दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उस पर अमल नहीं हो सका। अभी मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ MQM को कि इतने भारी मैंडेट के साथ ये इलेक्ट होके आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनके इब्तदाई अवलीन मुतालबात में से अभी हुकूमत बनने जा रही है। तो डॉक्टर साहब, अगर ये मुतालबा सर फहरिस्त हो कि भाई हम आपको वोट देंगे वज़ीर आज़म का अगर आप उर्दू को सरकारी ज़बान, बाकी जो जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके पास, अब आप बहुत अरसे बाद आपको ये मैंडेट मिला है, और मैं बड़ी फ़राग़ दिली से आपके मैंडेट के हवाले से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन इसको पॉजिटिव कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कराची की तरक्की के लिए कि जिसका बहुत ख़राब सूरत हाल है। और कराची पिछले, मेरे होश में तो 45 साल हो गए ना मुझे, पैदा तो मैं यहीं हुआ नाज़माबाद में, 45 साल पहले इससे बेहतर शहर था, 40 साल पहले इससे बेहतर था, 30 बरस पहले इससे बेहतर था। तो ये दुनिया का वाहिद शहर है कि जो मुसलसल ज़वाल पजीर हुआ है, और तमाम हुक्मरानों ने इसको नज़रअंदाज किया है बदकिस्मती से। हम सारे जो 2, 2.5, 3 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, ये हमारी मुश्तरका आवाज़ होनी चाहिए। MQM के पास भारी मैंडेट है, लेकिन उसके अलावा जो भी पार्टी के लोग इस शहर से जीत के आए हैं, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर तो एक बिल्कुल मुश्तरका मफादात का एक मामला बनना चाहिए। आपको याद होगा जब वसीम अख्तर साहब मेयर के लिए नॉमिनेट हुए, तो हमने आर्ट्स काउंसिल में कराची के तमाम UC चेयरमैन को जमा किया था, जिसमें MQM, PTI, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी के थे, और कसीर तादाद MQM की थी। और हमने वहाँ बैठ के, गाजी सलाउद्दीन भी थे, मदर अब्बास भी थे, करामत साहब भी थे, तो हमने ये एक बनाया था कि पार्टियों के मफादात अपनी जगह, लेकिन इस शहर के लिए एक कॉमन प्लेटफार्म होना चाहिए, और एक अवलीन ज़िम्मेदारी होनी चाहिए हम सब की और हमारे सारे पॉलिटिशियंस की, जो इस शहर से इलेक्शन जीतते हैं या हारते हैं, या यहाँ पैदा हुए हैं, या यहाँ बस रहे हैं, या उनकी माश यहाँ से वाबस्ता है, उनका रोज़गार यहाँ से, और इस पे तो मैं बात करूँगा तो पूरा पाकिस्तान शामिल हो जाएगा। रोज़गार तो उन लोगों का भी वाबस्ता है जो पेशावर में रहते हैं, लाहौर में तजारत करते हैं, सियालकोट में इंडस्ट्री लगाते हैं, फैसलाबाद का इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसी पोर्ट से उसका भी माल उतर के जाता है। इसी शहर की सड़कें, इसी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने में भी वो बराबर के शरीक हैं, बड़े बड़े हैवी कंटेनर्स के ज़रिए। तो एक टैक्स एक ज़माने में लगा था, आपको याद होगा, सेस के नाम से, और वो पोर्ट पे टैक्स था कि इम्पोर्ट ड्यूटी के साथ सेस, शादाब भाई, लिया जाएगा। और उस सेस का जो सिंगल पर्पज़ ये था कि ये सेस था ही
جو سامان امپورٹ ہوتا ہے اس کی تجارت کے لیے جو سامان نقل و حمل ہوگا اس پہ ایک ٹیکس لگایا گیا تھا کہ یہ ٹیکس جو یہاں پر انفراسٹرکچر کو ظاہر ہے کہ چاہیے نا ان ساری گاڑیوں کے لیے ان کے لیے، تو اس کی ڈیولپمنٹ پہ لگے گا۔ بدقسمتی سے وہ ٹیکس بھی کراچی کو نہیں ملتا، وہ صوبے جی نہیں مل رہا، اور وہ بہت سارے ارب روپے، وہ کوئی 30 جی 30 ارب روپے کے قریب۔ میں کہتا ہوں اگر وہی ٹیکس کراچی کا اس کو مل جائے، اور اس طرح کے کچھ اور ٹیکسز ہیں جیسے دیکھیں بلڈنگ کنٹرول، ماسٹر پلان، واٹر بورڈ، اس کی انکم کے پیسے بھی اگر اس شہر کی کے پی ٹی، وہ بھی تو بھائی یہیں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح کے سارے ادارے مل کے، اچھا بات اردو کی ہو رہی تھی، لیکن اردو کے ساتھ ظاہر ہے ایک پوری تہذیب انوالو ہے، اور ایک اردو بولنے والے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا یہ سب سے بڑا شہر ہے، تو جہاں اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے لیے ہم سب کو سہار بھائی کی سرپرستی میں، اپنے باقی بزرگوں کی سرپرستی میں کام کرنا ہے۔ لیکن یہ بھی ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے شہر کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کام کریں، اور شہروں کو، اور لاڑکانہ بھی اللہ کرے اس سے بھی اچھا ہو، نواب شاہ بھی ہو، جیکب آباد بھی ہو، لیکن کراچی بھی ہو نا۔ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا صوبہ ہے اور سارے کا سارا صوبہ ترقی کرے، لیکن یہ شہر اگر جو اس کے اندر مسائل ہیں، آج بھی آپ دیکھ لیجئے تو پورا شہر تقریباً کرپل ہوا تھا، لاکھوں لوگ اپنے روزگار پہ نہیں جا سکے، اور یہاں پر 10-20 لاکھ وہ ہیں جو روز پیسے کماتے ہیں، اور انہی پیسوں سے ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے یہ بات تمام لوگوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو بھی، کہ اس شہر کا جو پہیہ ہے اور اس کا جو پورٹ ہے، اس کے جو کارخانے ہیں، ان کے اندر بجلی آئے، ان کو گیس ملے، اور وہ ایک جو ترقی کا پورے پاکستان کا پہیہ بنتا ہے یہ، اس کو چلائیں۔ تو اردو کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ابھی سہار بھائی بھی بات کریں گے، اور میں ڈاکٹر فاطمہ بول چکی ہے یا ابھی بولیں؟ جی یہ بڑے لوگ ہیں، اور میں عابد بھائی ہم سب مل کے کاوشیں کر رہے ہیں، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی ترقی کے لیے ایک پولیٹیکل جو پریشر ہم ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میں بےانتہا محبت کرتا ہوں پنجابی سے، سرائکی سے، سندھی سے، بلوچی سے، گلگت کی بلتی اور شینا زبانوں سے، میں پاکستان میں بسنے والے کشمیر سے، گلگت سے، تمام زبانوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ بس فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو اردو ہے یہ پاکستان کے وفاق کو یکجا رکھنے کی علامت ہے۔ اگر پولیٹیشین اس کو ایک اردو بولنے والوں کی جماعت نہ سمجھے، جب گلگتی گوادر جاتا ہے اردو میں بات کرتا ہے، کشمیری لاہور جاتا ہے اردو میں بات کرتا ہے، سندھی بلوچی سے بات کرتا ہے اردو میں بات کرتا ہے، تو اردو کی جو نیشنل امپورٹنس ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے جو 2 ٹکڑے ہوئے اس کے بعد چونکہ جو صورتحال تھی، تو اگر اس طرح سے پاکستان کے تمام پولیٹیشین، بڑے پولیٹیشین، میاں نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب اور باقی بھی سارے لوگ اگر اس کو، اس احمد سلیم صدیقی صاحب میرے یونیورسٹی کے دوست ہیں اور بھاری مینڈیٹ سے یہ بھی کامیاب ہوئے ہیں، تو ان کو میں خالد بھائی میں مبارکباد دے رہا تھا ایم کیو ایم کو، آپ کی ایک بہت ہی سنجیدہ اور بردبار اور شائستہ اور بہت سافٹ شخصیت نے، اور جس طریقے سے لیڈ کیا ہے، اور جس طرح سے آپ نے کراچی میں اور حیدرآباد میں آپ کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، اس کے اوپر ہم آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور فراخ دلی سے تمام جماعتوں کو، جب تمام جماعتوں کا مینڈیٹ ہم قبول کرتے ہیں تو تمام جماعتوں کو ہمارا مینڈیٹ بھی قبول کرنا چاہیے۔ اور شہر کے حوالے سے میں نے بہت بات کی ابھی، اور میں آپ سے یہ درخواست خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں، آج کل 10-12 دن سے بہت ہیکٹک مذاکرات آپ کے چل رہے ہیں، آپ نے جو بھی 3-4 مطالبے رکھے ہیں اس میں اولین مطالبہ یہ رکھیں کہ سپریم کورٹ کا جسٹس جواد احمد خواجہ کی فل بیچ کا ڈیسیژن ہے کہ اردو کو سرکاری زبان قرار دیا جائے، ٹھیک ہے؟
लेकिन खालिद भाई, मैं 16 साल से चीख रहा हूँ, ये उर्दू बोलों का फ़ायदा नहीं है, ये सिंधी बोलने वाले का उससे भी ज़्यादा फ़ायदा है, बलोची। ये मसला हमारा अंग्रेज़ी के साथ है, हमारा ये मसला सिंधी बलोची पश्तो के साथ नहीं है। उनका बच्चा भी, आप ये देखें कि कैसे कैसे उम्दा पेशावर में शायर हैं उर्दू के। पंजाब में इस वक्त सबसे तवाना आवाज़ें सराइकी बेल्ट में जितने नौजवान हैं, तहजीब हाफी, उमैर नजमी, तो उर्दू तो हमसे अच्छी वो लिखते हैं पंजाब में, केपी में। अगर उनका, जैसे शादाब भाई कह रहे थे, उनका मुकाबले का पूरा इम्तहान उर्दू ज़बान में हो, तो ज़्यादातर जो बच्चे हमारे रह जाते हैं मुकाबले के इम्तहान से, वो अंग्रेज़ी के कमज़ोर होने की वजह से रहते हैं। और अंग्रेज़ी कोई इल्म की अलामत थोड़ी है भाई, ये एक ज़बान है, जैसे सराइकी है, पश्तो है, या चाइनीज़ है, या फ्रेंच है। तो क्या चाइनीज़, फ्रेंच, ईरानी अपने कोई मुकाबले के इम्तहान अंग्रेज़ी में करते हैं? हम अभी तक गोरे की ग़ुलामी में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान को लिबरेट करने का वाहिद तरीका ये है कि सरकारी ज़बान उर्दू को करार दिया जाए, ताकि अगर आप अदालत गए तो आपकी दाद रसी के लिए टूटे फूटे जुमलों में कोई आदमी अपना केस तो बयान कर सके। अगर आप मुकाबले के इम्तहान में बैठ रहे हैं, आपको मैं बताऊं फुरकान, हमारा बच्चा जब कहीं भी इंटरव्यू प्राइवेट सेक्टर में जाने दे, वो आगे से साला टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलता है। हमारे बच्चे को बेइंतहा पता होता है, लेकिन वो अंग्रेज़ी की वजह से, तो भाई इल्म की अलामत तो नहीं, तो मीडियम है ज़बान। इल्म तो वो है कि जो आपको चाहे साइंसेस में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, हमारे उलूम में जो हासिल है, वो इल्म है। तो उसको अगर उर्दू, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में बसने वाली किसी ज़बान के लोग भी उनको मुखालफत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे को इससे भी और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, वो एक दफ़ा हमारी बात हो रही थी, मुझे हैदर अब्बास रिजवी ने इस बात को तवज्जो दिलाई कि यार ये तुम सारी ज़बानों के लिए काम करते हो, लेकिन एक बात तुम जहन में रखना कि ये उर्दू पाकिस्तान को बाकी रखने के लिए एक ज़बान तो सर ऐसी आपको चाहिए ना। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भाई उस वक्त फ़ैसला किया था, जो हमारे फाउंडर ऑफ द नेशन थे। और एक बात खालिद भाई, वो ज़बान कभी ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकती कि जो बाज़ार की ज़बान तो हो, लेकिन जिसको पढ़ के हमारे बच्चे को रोज़गार न मिलता हो। और उर्दू को पढ़ के हमारे बच्चे को रोज़गार नहीं मिलता। सही है, अंग्रेज़ी मीडियम ओ लेवल, ए लेवल बच्चा होगा, 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी। हमारा एमए पास होगा, उसको 40,000 की नौकरी नहीं मिलती। ये बैरियर, ये उसकी जहानत में कोई कमी नहीं है, उसके इल्म में कोई कमी नहीं है, बस एक ज़बान का बैरियर है जो इसको रोकता है। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको बहुत मुबारकबाद। किश्वर आप भी मेरी बड़ी बहन है और अक्सर डांटती भी रहती है, और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो मुझे इन्होंने डांट पिलाई, फिर इन्होंने कहा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और मैं घर पे लेटा हुआ था। तो मैं ज़ाहिर है, और ये 16 उर्दू कॉन्फ्रेंसों में कभी ऐसा नहीं हुआ, हर प्रोग्राम में। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं, हमारे आपकी पार्टी के मुख्तलिफ अदवार में बाज़ औक़ात कुछ गलत फहमियाँ और ताल्लुकात भी ख़राब रहे, उसकी कोई वजह नहीं थी। किश्वर आप भी जैसे लोग वो ब्रिज हैं जिन्होंने हमेशा कोशिश की कि ये सबको मिला के रखा जाए। इसमें और भी लोग हैं, ये सलीम भाई आर्ट्स काउंसिल के हर प्रोग्राम में आते हैं, छोटा हो बड़ा हो। और आप खुद मुसलसल पिछले दिनों खालिद भाई बेशुमार बार, अभी ये इलेक्शन से पहले भी आपने प्रोग्राम भी किए और आप आते रहे, तो आपने कोई कमी महसूस नहीं की होगी कि आर्ट्स काउंसिल किसी भी हवाले से, किसी भी तरह से आपके साथ आपकी इज़्ज़त में कोई कमी करेगा। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और किश्वर आप ही, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने ये मौका दिया कि मैं आके आप सबको मुबारकबाद भी दूँ और इस हवाले से 2 बातें भी कर लूँ। बहुत शुक्रिया।